साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। लखनऊ में इन्वेस्टर्स की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में बनने वाले टेक्सटाइल और कपड़ा पार्क की सौगात मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर निवेश की नई उम्मीद जागी है। यहाँ इन्वेस्टर्स की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। इन्वेस्टर्स मीट में सरकार ने लुधियाना की एक कंपनी के साथ 500 करोड़ रुपए का करार किया। पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश आज के दिन पर हम लोग वस्त्र उत्पादन में 13% योगदान के साथ देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 20 लाख से अधिक वर्तमान में हम लोग इसके माध्यम से रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश ने इसके बारे में तमाम अन्य संस्थान भी खड़े किए हैं, खासतौर पर NIFT रायबरेली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल्स टेक्नोलॉजी वाराणसी, ये सभी हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाई। सभी इंस्टीट्यूट भी हमारे आगे बढ़े हैं और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 80 निवेशकों ने यहां पे अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे 80 इकाइयों को हम लोगों ने 210 करोड़ रुपए का भी इंसेंटिव उन्हें प्रदान किया है। सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करेगी और संत कबीरदास के नाम पर हम इसे आगे बढ़ेंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज यहाँ निवेशकों के लिए रास्ते खुले हैं। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप नाम से ही स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में है। काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है, स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान किया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे
काशी, भदोई और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। इस बैठक से साफ है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बन रहा है। 500 करोड़ का करार और नया टेक्सटाइल पार्क यहाँ के लोगों के लिए अच्छे दिन लाएगा। योगी सरकार की मेहनत से प्रदेश तरक्की कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने दोनों पार्टियों पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत का पारा चढ़ गया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस को लड़ लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की विरोधी रही है। कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सदैव खिलाफ रही। धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ठेकेदारी हो, आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब और यह संविधान में उल्लिखित भी है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो घटिया चाल चली है, इसकी कीमत उन्हें कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। ये पिछड़ों की पीठ पर एक तरह से छुरा भोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं, फिर ठेकेदारी में उनको 4% आरक्षण देने का काम करते हैं और पिछड़ों के हक पे डाका डालने की ये कोशिश है। और कर्नाटक कांग्रेस का यह निर्णय घोर निंदनीय है, संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी। श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बतावें कि जो पिछड़ों को का हक में कांग्रेस ने कर्नाटक में डाका डाला है, पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, फिर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कही, उस पर वो मौन क्यों धारण किए हुए, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी से लाख गुना अच्छी है और समाजवादी पार्टी सत्ता के लायक पार्टी नहीं है, वह विपक्ष का भी दायित्व ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे और हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वह 27 के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन 47 तक उनके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं। तो वहीं छावा मूवी पर सवाल पूछे जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हमें देश के असली नायक और आक्रांताओं के बारे में पता चल सके। छावा मूवी बहुत प्रेरणा देने वाली है और देश को आतताइयों से, आक्रमणकारियों से, घुसपैठियों से बचा के रखने का सही समय है। यही समय है, वर्तमान भी समझे, आने वाली पीढ़ी भी समझे, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी आता है तो वह कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनी त्रासदियां देता है, कितना अत्याचार करता है। और क्रूरता का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो औरंगजेब है और उसने जितना अत्याचार किया इस भारत की धरती पर, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और छावा मूवी अर्थात शेर के बच्चे की मूवी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के रूप में उन्होंने जो संघर्ष किया, मतलब जैसे 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, इस भाव से भरे हुए जितने अत्याचारों को उन्होंने सामना किया वह साधारण बात नहीं है। वह देख करके रोंगटे खड़े हो गए, क्रोध भी आ रहा था कि कौन सी ऐसी चूक थी, कौन सी ऐसी भूल थी जिसके कारण ऐसा आक्रमणकारी हमारे देश के। विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही उसकी अगुआ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने एक दिन यह बयान दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का भाजपा से ज्यादा सम्मान करते हैं। मैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर वह छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान बताने वाला समाजवादी पार्टी का विधायक आबू आजमी इनके दल के अंदर अभी भी कैसे बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं किया है। तो इससे यह समझ में आता है कि जो आबू आजमी ने कहा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से कहा है, उनकी स्वीकृति से कहा। डिप्टी सीएम के इस हमले से सपा और कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस सवाल का क्या जवाब देते हैं या फिर सियासी जंग और तेज होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गोरखपुर में एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC के नए वेयर हाउस का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने इस पहल को इलाके के लिए बेहद ही अहम बताया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने GIDA के सेक्टर 26 में बने सेंट्रल वेयर हाउस का लोकार्पण किया। ये वेयर हाउस 26 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और इसकी क्षमता 21,150 टन है। मंत्री ने बताया कि CWC ने देश भर के अलग अलग राज्यों में 18 नए वेयर हाउस शुरू किए हैं, जिसमें कुल 260 करोड़ का निवेश किया गया है। इस इलाके में औद्योगिकरण और ई-कॉमर्स के बढ़ते बिजनेस को देखते हुए वेयर हाउसिंग की जरूरत बढ़ी है और इसी मांग को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पर अभी 13, 14, 15% तक है, वो 8% तक लाने का भी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय किया है और यही नेशनल लॉजिस्टिक के पॉलिसी के तहत यह नीति भारत में एक श्रेष्ठ इंडस्ट्रियल पार्क तथा सप्लाई चेन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सप्लाई चेन खड़ी करने से भारत का इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने शुरू किया है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम LEAP LEEP ये कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है और कंट्रोल्ड हमारा जो कई प्रोडक्ट्स को टेम्परेचर बहुत कम भी रहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक गोडाउन हमारा जो सोलर के द्वारा वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रखने के लिए वो शुरू किया है और गतिशक्ति कार्यक्रम में भी हमने जुड़ लिया है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हमारा एक अग्रणी है ये लॉजिस्टिक व्यवस्था करने में। तो ये 1957 में शुरू हुआ और आज के दिन में हमारा देश में 700 से ज्यादा गोडाउन हमारा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का है और सभी जगह इन लोग बहुत एफिशिएंटली आजकल मैनेज करना शुरू कर दिया है और CW का मुख्य उद्देश्य कृषि आदानों के लिए वैज्ञानिक भंडार सुविधा प्रदान करना और बाकी जो वस्तु है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग देश में होता है उसका भी उसको स्टॉकिंग ठीक तरह से करने के लिए व्यवस्था करके इकोनॉमी में ये वेयर हाउसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका उपयोग करना है। मंत्री ने कहा कि देश में कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ रहा है, जिसे संभालने के लिए वेयर हाउसिंग जरूरी है। गोरखपुर का ये वेयर हाउस न सिर्फ उद्यमियों को मदद करेगा बल्कि ई-कॉमर्स और किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद हमने शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद आप अगर बैंक में उसको दिखाते हैं तो ऐसे व्यवस्था माननीय मोदी जी ने किया है, वो दिखाते हैं तो आपको लोन मिलेगा। जब आप आपके माल भेजते हैं बाहर जाके तब आप वापस उसको बैंक को वापस देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट होगा। ऐसे एक बहुत बड़ा व्यवस्था भारत में आज हो रहा है। तो इसके कारण हम आज CWC के द्वारा देश में आज एक ही दिन हम 18 ऐसे गोडाउन उद्घाटन किया। 18 का टोटल कितना है कैपेसिटी? 2.69 लाख मेट्रिक टन हमने इसमें स्टोर कर सकते हैं और आगे भी ये कार्यक्रम देश में जहां भी जरूरत है हमारा CWC करते रहेगा। जो भी एंटरप्रेन्योर इसके साथ जुड़ जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। कोई भी आप इसमें बिजनेस भी करना चाहता है तो बैंक से लोन भी आजकल मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं
इसी एक प्रमुख कारण से मैं इधर तक आके इसका उद्घाटन किया हूं। आप सब लोगों को और सीडब्ल्यूसी को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं और जल्दी ये पूरा भर जाए ऐसे आशा करते हैं। इस उद्घाटन के साथ गोरखपुर में व्यापार और विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। सीडब्ल्यूसी की ये पहल आने वाले दिनों में इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और लोगों को रोजगार के मौके भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में भगवान रंगनाथ का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव शुरू हो चुका है। इस खास मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और हर तरफ भक्ति का रंग छाया हुआ है। रिपोर्ट देखिए। वृंदावन की पावन धरती एक बार फिर भक्ति और उल्लास से सराबोर हो उठी है। रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हो गया है। जहां भगवान रंगनाथ सोने से बनी पुण्य कोटि में विराजमान हुए। इस दिव्य झांकी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचे और भक्ति भाव में डूब गए। अबीर और गुलाल की बारिश के बीच लोग भक्ति वाले गानों पर झूमते नजर आए। इस दौरान ब्रिज की छोरियों ने लठमार होली खेली। जहां छोरियों ने छोरों पर लाठियां बरसाई तो वहीं छोरे ढाल से खुद को बचाते दिखे। जय श्रीमनारायण। जैसा कि समस्त सभी भक्तों को पता है, भगवान रंगनाथ का प्रत्येक वर्ष चैत्र में कृष्ण पक्ष में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव होता है। उसी के मध्य में 5वें दिन जो है कांच के विमान में भगवान भक्तों के बीच में बाहर निकल करके होली खेलते हैं। हमारे ब्रज में होली बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में ऐसा होली का विधान कम नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में क्योंकि ये ब्रज है और ब्रज में होली प्रधान है और वो हमारे यहाँ बसंत पंचमी से लेकर के और फाल्गुन पूर्णिमा तक होली खेली जाती है ब्रज में। लेकिन कहते हैं कि बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और चैत्र पंचमी जिस दिन भगवान रंगनाथ खेलते हैं उस दिन होली की समाप्ति होती है। तो आज भगवान अपने भक्तों के साथ में प्रातः काल कांच के विमान में आरूढ़ होकर के और दिव्य होली खेल रहे हैं। उत्सव 17 मार्च से शुरू हुआ और 26 मार्च तक चलेगा। हर दिन भगवान की शोभा यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। भक्तों का कहना है कि ये पल उनके लिए अनमोल है। होली का बहुत आनंद आया। हमने इस बार अपने घर में होली नहीं खेली थी, अब तो होली के दिन भी निकल गए हैं। तो आज होली हमारे पे रंग इतना बरसा कि हम इतने प्रसन्न हो गए, हमारा तन मन तृप्त हो गया होली के रंग। भगवान के रंग में रंग के तो हमारा तो आज अलग ही रंग बन गया। जय राधे राधे। आपका मैम मीनू जसरोटिया। कहाँ से हैं आप लोग? हम कठुआ से, जम्मू कश्मीर से। आज अब वृंदावन आए, ब्रह्मोत्सव चल रहा है और आज आपने भगवान के साथ होली खेली। किस तरह का अनुभव रहा वृंदावन आके आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा भगवान के रंग में रंग के। बढ़िया लगा आपको? बहुत अच्छा। ऐसी होली हमने कभी नहीं खेली अपनी इतनी उम्र में कभी। और भगवान ने भी हमें दर्शन दिए। बारिश हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, भगवान ने अपना प्रवेश किया। सभी के साथ होली खेली भगवान ने। इससे हमारा मन और तन दोनों संतुष्ट और खुश है हम दोनों। रंगनाथ मंदिर का ये ब्रह्मोत्सव न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि ब्रिज की संस्कृति और परंपरा को भी जीवंत करता है। भक्ति और होली के रंगों में डूबा वृंदावन इन दिनों हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में एक महिला से रेप और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है और आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उसकी कहानी का अंत एनकाउंटर में हुआ। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने अपनी भाभी को लोकेशन भेजी थी और उसी के आधार पर पुलिस इस केस की तह तक पहुंच पाई। पुलिस ने 6000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और महिलाबाद इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों की ट्रेसिंग शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच प्रभारी शिवानंद मिश्र ने अपनी टीम के साथ महिलाबाद के देवम रेस्टोरेंट एंड लॉन के पास घेराबंदी कर दी। रात 9:30 बजे अजय बाइक पर आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। आरोपी बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू करने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग में अजय को गोली लग गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया। अजय के पास से मृतक महिला का मोबाइल, एक पिस्टल, सिगरेट का पैकेट, लाइटर और कुछ पैसे भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस घटना से साफ है कि पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और तकनीक के साथ साथ ग्राउंड वर्क से इस केस को सुलझाया है। इस एनकाउंटर के साथ ही लखनऊ पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी को खत्म कर दिया। पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरम इलाके में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर मृतक की बहू को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सभी को चौंका दिया। कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो इस मामले में मृतक की बहू मुख्य आरोपी निकली। पूछताछ में बहू ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी बहू ने ये भी बता दिया कि हत्या के वक्त उसने अपने दोनों बच्चों को मोबाइल गेम में उलझा दिया ताकि उन्हें इसकी भनक भी न पड़े। उसने कपड़े हटाकर मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तहकीकात में भंडाफोड़ हो गया और अब आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच जारी है। थाना कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ पारिवारिक विवाद और दूसरी तरफ संपत्ति का लालच इस हत्याकांड की वजह बने। पुलिस अब इस मामले की हर कड़ी को जोड़कर पूरी सच्चाई सामने लाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।